हेलो एवरीवन, आज 20 अक्टूबर है। आज दीपावली है और दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली के उपलक्ष्य में हम कुछ चीज़ें और स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया भी लेके आ रहे हैं, जिसे थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट समय लूँगा आपको बताने के लिए। एक तो पहला ये कि बहुत टाइम से डिमांड थी कि सर एमसीक्यूज तो रहते हैं, एक्सप्लेनेशन आपका नहीं रहता है। तो एक्सप्लेनेशन जो मैं करता हूँ क्लास में, उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। 10 एमसीक्यूज के आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, और सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपको हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हालांकि ये इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा जितना मैं वीडियो में आपको करवाता हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत 10-12 पेज हो जाए करंट अफेयर्स, वो मतलब नहीं निकलेगा आपका। तो ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन रहेगा आपका दोनों लैंग्वेज में। बाकी जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको वीडियो देख के ही मिलेगी। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा सुबह सुबह आपको करंट अफेयर्स मिला करेगा, एडिटोरियल एनालिसिस। देखिए 2 एडिटोरियल आते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहेंगे, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के रहेंगे। दोनों एडिटोरियल में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे एक एडिटोरियल में आपको क्या होना चाहिए, एक आंसर में आपके पास अच्छा इंट्रो होना चाहिए, तो उस एडिटोरियल में आपको अच्छा इंट्रो मिलेगा। उससे जुड़े हुए स्टैटिक कुछ इन्फॉर्मेशन वह भी आपको मिलेगी, कुछ फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा उस इशू में क्या क्या की इशूज़ हैं उस जो एडिटोरियल में या उस मुद्दे पर, वो इशूज़ मिलेंगे विथ एग्जाम्पल। फिर इसके अलावा ग्लोबल प्रैक्टिसेस कैसी कैसी चल रही हैं, वैश्विक प्रथाएं कौन कौन सी हैं, बेस्ट प्रैक्टिस जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा इंडियाज़ की कोई कमेटी अगर रिकमेंडेशन दी है, सेकंड ARC ने कुछ कहा है या कस्तूरी रंगन कमेटी ने कुछ कहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो कमेटी की रिकमेंडेशन मिलेगी। लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। तो कंप्लीट समस्या का समाधान आपको मिलेगा, और मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा आपको उसी एडिटोरियल संबंधित, और एक प्रीलिम्स का भी, मतलब उसी एडिटोरियल से। तो ये दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा। ठीक है, आज मैंने टेलीग्राम में डाला है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सुबह करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, एडिटोरियल को आप पढ़ेंगे, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी ज़्यादा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शाम को आपको ये MCQ मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन। तो करंट अफेयर का कंप्लीट हमने समाधान कर दिया है आपका। अब आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। ये मैं कमिट कर रहा हूँ कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको डेली बेसिस पर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा स्टैटिक के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज बिना किसी देरी के ये बताना था, मैंने बता दिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें। आइए बात करते हैं आज का पहले MCQ की। शुरुआत करते हैं MCQ से। पहला जो MCQ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे IMO के बारे में पूछा गया है। IMO के बारे में क्यों न्यूज में था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या नाम है उनका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि IMO क्या कर रहा है, स्कैम कर रहा है, ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम। उन्होंने कहा, क्या कहा, ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम कहा, ग्रीन न्यू स्कैम। अब ये ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम क्या है, ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जो IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबली जो शिपिंग है उनमें जो कार्बन इमिशन करते हैं उनको लेके यहाँ पे मतदान होने वाला है। ठीक है, जिसका IMO का पर्पज़ क्या है कि मैरीटाइम भी सिक्योर है, मैरीटाइम भी बेहतर रहे, बेहतर नेविगेशन हो सके, सब कुछ हो सके, ये यहाँ पे पर्पज़ है। IMO के बारे में अगर आप देखें तो IMO को अगर आप बात करेंगे तो IMO वर्तमान में कितने मेंबर है, 176 मेंबर हैं। ठीक है ना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको, लंदन में मिलेगा, UK के लंदन में मिलेगा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप हेडक्वार्टर इसका जिनेवा कर दें, क्योंकि मैंने बताया था बहुत सारे हेडक्वार्टर जिनेवा में है, पर IMO का नहीं। IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में। अब इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। अब पूछा जाता है क्या UN की बॉडी है? यस, एग्जैक्टली UN के अंतर्गत अगर हम बात करें, ये काम करती है। ठीक है ना, उसका ऑर्गेनाइजेशन उसके 6 ही बॉडी में है, लेकिन उसके अंतर्गत काम करती है। ठीक है, इसके अलावा 176 तो मेंबर है, 3 इसके अलावा एडिशनल मेंबर है। काम क्या है, शिपिंग की सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करना। अब अगर पूछा जाए कि IMO क्या खुद ये सब लागू करता है, बिल्कुल नहीं। IMO जो कंट्री होती है, अगर आसपास के जो देश होते हैं, उनको बोलता है कि आप इन नियमों को लागू करिए, जिससे जो यूनाइटेड नेशन ने SDG गोल अपना रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 2015 में अपनाया था, SDG 14 लाइफ इन ओशियन, उसको सिक्योर किया जा सके। ठीक है, और इसका जो असेंबली होता है, हर 2 साल में इसकी बैठक होती है। ठीक है, और काम करने के लिए इसकी काउंसिल भी होती है। ये बात होगी किसके बारे में, IMO के बारे में। न्यूज़ क्या थी ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब स्टेटमेंट और क्या क्या बन रहे हैं, आइए देख लेते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे इसको भी मैं कलर ले लेता हूँ, 2-3 कलर ले लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, यहाँ पे IMO इज ए स्पेशल एजेंसी यूनाइटेड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया ही, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, करेक्ट है। परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग, इट हैज़ अथॉरिटी टू इन्फोर्स मैरीटाइम रेगुलेशन ऑन मेंबर्स स्टेट। इसके पास सदस्य देशों समुद्री नियम लागू कराने का अधिकार है। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इट हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा जो है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको यहाँ पे बताना करेक्ट है या नहीं। तो जाहिर सी बात है, जेनेवा मैंने आपको बताया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, लंदन में है। लंदन में है तो इसका जो ऑप्शन है C, वो ऑप्शन C एलिमिनेट हो जाएगा। ये हट गया और ये भी हट गया। अब कौन कौन से ऑप्शन बच रहे हैं यहाँ पे आपको बच रहे हैं 1, 2 या 1। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ। दूसरे एमसीक्यू यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, दूसरे एमसीक्यू यहाँ पे कहना चाह रहा है किसके बारे में है, हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क मैंने कह दिया, हिमाचल प्रदेश में एक रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी है, क्या बोला जा रहा है उसको, यहाँ पे आई थिंक नाम भी होगा उसका, तो उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है। चलिए पहले देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि इट इज़ लोकेटेड, क्या किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, हिंदी में भी, जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में। ठीक, इसका नाम है रक्षम चिटकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना, तो रक्षम चिटकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बारे में है। इट इज़ लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, फॉर्म पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालय रेंज, पश्चिमी हिमालय का पार्ट है। इसके यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, द सेंचुरी एक्सपीरियंस्ड हैवी मानसून रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पे हैवी मानसून यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ कहना चाह रहा है। तीसरा, द लामखंगा पास लोकेटेड हियर कनेक्टेड हिमाचल प्रदेश टू द गंगोत्री ऑफ उत्तराखंड। अगर हम बात करें, यह लामखंगा पास हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड गंगोत्री के क्षेत्र से जोड़ता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे इसके सही आंसर की, तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, सही आंसर हो जाएगा इसका ए ओनली। ठीक है ना, ए मतलब क्या, 1 और 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे कहना चाह रहा है, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे मानसून नहीं आता है, इस वजह से। और यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि थ्रू आउट ईयर मानसून रहता है, यहाँ पे मानसून नहीं आता है। ये लामखंगा जो पास है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड गंगोत्री क्षेत्र से इसको जोड़ता है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर आप बात करो इसका टोटल एरिया आपको कितना मिलेगा, टोटल एरिया आपको मिलेगा लगभग 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका टोटल एरिया है। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और वहाँ पे किस टाइप के वनस्पति पाए जाएंगे, हिमालय का पार्ट है, रोडेंड्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पे देवदार पाए जाते हैं। ठीक है ना, देवदार, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। जानवर कौन से वहाँ पाए जाएंगे, स्नो लेपर्ड आपको वहाँ पे पाया जाएगा। और हिमालयन जो भी जानवर होंगे वह भी यहाँ पे आपको पाए, जैसे कस्तूरी मृग हो गया, तो ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सही आंसर क्या हो, सही आंसर हो गया इसका 3। ठीक है, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़। अगला एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में, तुवालू के बारे में है। तुवालू यहाँ पे चर्चा में था, तुवालू क्यों चर्चा में था, क्योंकि आईयूसीएन का 90 देश बना, 90th कंट्री बना है। कौन सा, तुवालू 90th कंट्री बना है आईयूसीएन का। ठीक, अब तुवालू के बारे में क्या स्टेटमेंट बना है कि तुवालू इज लो लेइंग आइलैंड नेशन इन द पैसिफिक ओशन थ्रेटन बाई सी लेवल राइज। तो जो सी लेवल राइज हो रहा है उस वजह से इसका चर्चा में है। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। संवैधानिक राजतंत्र मतलब कि जो हेड है वहाँ पे कोई ना कोई मोनार्क हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो होता है, संसदीय लोकतंत्र के रूप में काम करता है। तीसरा, विच इट इज शेयर मैरीटाइम बाउंड्री विथ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ ये क्या करता है, मैरीटाइम जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही है, आपको यहाँ पे बताना है। अब तुवालू तो चर्चा में था, क्यों चर्चा में था मैंने आपको बताया, आईयूसीएन की में इसने मेंबरशिप ली, जिस वजह से चर्चा में था। अब इसका अगर हम बात करें, दुनिया का 4th सबसे छोटा कंट्री है, 4th सबसे छोटा देश है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए। और कोराल्स और जो एटॉल्स पर लगभग ये पूरा देश स्थित है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। सबसे ज़्यादा कम आबादी वाले देशों में भी 1978 में इसको आज़ादी मिली। उसके बाद से यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था यहाँ पर व्याप्त है। ठीक, ये स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब यहाँ पे बात हो रही है किससे, कि किस किस से बाउंड्री अपनी साझा करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है। अब अगर आप देखोगे तो पड़ोसी देश इसके उत्तर में किरीबाती है, दक्षिण में फिजी है। मतलब नॉर्थ में आपको कौन सा देश मिलेगा, किरीबाती मिलेगा। आपको यहाँ पे मैप भी देखना है इसका सर्च करके, किरीबाती। और साउथ में कौन सा देश आपको, फिजी मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बात याद रखनी है। दूसरा, अगर आपको इसकी कैपिटल कौन सी, फुनाफुटी इसकी कैपिटल है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और लैंग्वेज कौन सी, तुवालुअन लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो तुवालू के बारे में थे, ये हमने यहाँ पर देख लिया। जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है किसके साथ, कि जो इंडोनेशिया है उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसका गलत है। ठीक, ये स्टेटमेंट एलिमिनेट कर, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हो गया। चौथे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। चौथे एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में, एनडीबी के बारे में। एनडीबी के बारे में क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको देखना है। एनडीबी या न्यू डेवलपमेंट जिसे बैंक बोला जाता है, उसने क्या किया, ब्रिक्स बैंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए चीन से मदद मांगी है। अब ब्रिक्स आपको पता है, ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री है, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है
और साउथ अफ्रीका, ये तो ब्रिक्स देश हैं। अब इन्हीं का एक अगर हम बात करें, इनकी एक शाखा है जिसको कहा जाता है एनडीबी या न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, ठीक है ना। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, विकास संबंधी लोन उपलब्ध कराता है, ठीक है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका विचार 2012 में जब दिल्ली में समिट हुआ था, नई दिल्ली में समिट हुआ 2012 में, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, वहाँ पे यह विचार में आया और इससे रिलेटेड एक डिक्लेरेशन हो जिसे फोर्टालेजा डिक्लेरेशन कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन या फोर्टालेजा घोषणा पत्र इसको कहा जाता है। तो इस घोषणा पत्र में डिसाइड हुआ कि ब्रिक्स को बनाया जाए, ब्रिक्स में एडीबी को बनाया जाएगा और बाद में 2015 से के आसपास में जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने काम करना शुरू कर दिया। अब अगर आप बात करोगे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, एडीबी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा बताइए। एडीबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शंघाई में। कहाँ पे, शंघाई में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, ठीक। अब अगर हम बात करें एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट ये बैंक है, ये संयुक्त राष्ट्र की किसी भी सदस्य के लिए सदस्य की खुली रहती है, ठीक है। और इसमें अगर आप बात करो $100 बिलियन के आसपास पूंजी रहती है, अलग अलग देशों के द्वारा वहाँ पे जमा की जाती है, इससे किसी दोस्त को मिल सके। जैसे लोकल लेवल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोग फंड करते हैं, किसी को लोन मिल जाता है, उस तरह का कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपने देखा होगा ब्रिक्स के बारे में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रिक्स को कब स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई थी। ये मैंने आपको एनडीबी के बारे में बताया, लेकिन ब्रिक्स के बारे में नहीं बताया जाता। तो ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो साउथ अफ्रीका नहीं हुआ करता, तो उसमें सिर्फ ब्रिक कंट्री हुआ करती थी, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया और ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, ठीक है ना, और रशिया, 4 देश हुआ करते थे। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया तो 2001 के आसपास एक विचार आया था जेपी मॉर्गन का, उन्होंने ये विचार दिया कि इस तरह के ब्रिक कंट्री बन सकती हैं। तो 2010 में अगर हम बात करें, इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता, साउथ अफ्रीका के बाद ये ब्रिक्स बन जाता, 2001 के आसपास ही है बन गया था, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। तो और कुछ इसके बारे में खास नहीं था। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ब्रिक्स का, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इसका हेडक्वार्टर साउथ अफ्रीका में है। तो अब बताइए क्या इसका हेडक्वार्टर साउथ अफ्रीका में है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट है, ठीक है। अब ये इसमें सही कौन कौन से ऑप्शन है, एनडीबी वाज एस्टैब्लिश बाय द ब्रिक्स कंट्रीज फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो एनडीबी का पर्पस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सतत विकास परियोजनाओं को स्थापित करना। दूसरा, ऑल मेंबर हैव इक्वल वोटिंग राइट रिगार्डलेस शेयर होल्डिंग, सभी को यहाँ पे बराबर वोटिंग राइट मिलता है, मतलब भले चाहे उनको कितना ही उनके पास वो हो, कितना ही पैसा उन्होंने लगा रखा हो, लेकिन सभी को वोटिंग राइट बराबर मिलता है। तीसरा, इट हेडक्वार्टर आर लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जोहान्सबर्ग में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, यहाँ पे कहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आप बात करें तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे इसका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज 20 अक्टूबर है, आज दीपावली है और दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली के उपलक्ष्य में हम कुछ चीज़ें और स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया भी लेके आ रहे हैं, जिसे थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट समय लूँगा आपको बताने के लिए। तो पहला ये कि बहुत टाइम से डिमांड थी कि सर एमसीक्यूज तो रहते हैं, एक्सप्लेनेशन आपका नहीं रहता है। तो एक्सप्लेनेशन जो मैं करता हूँ क्लास में, उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। 10 MCQs के आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, और सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपको हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हालांकि ये इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा जितना मैं वीडियो में आपको करवाता हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत 10-12 पेज हो जाए करंट अफेयर्स, वो मतलब नहीं निकलेगा आपका। तो ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन रहेगा आपका दोनों लैंग्वेज में, बाकी जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको वीडियो देख के ही मिलेगी। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा सुबह सुबह आपको करंट अफेयर्स मिला करेगा, एडिटोरियल एनालिसिस। देखिए 2 एडिटोरियल आते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहेंगे, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के रहेंगे। दोनों एडिटोरियल में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे एक एडिटोरियल में आपको क्या होना चाहिए, एक आंसर में आपके पास अच्छा इंट्रो होना चाहिए, तो उस एडिटोरियल में आपको अच्छा इंट्रो मिलेगा, उससे जुड़े हुए स्टैटिक कुछ इन्फॉर्मेशन वह भी आपको मिलेगी, कुछ फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा उस इशू में क्या क्या की इशूज़ हैं उस जो एडिटोरियल में या उस मुद्दे पर, वो इशूज़ मिलेंगे विथ एग्जाम्पल। फिर इसके अलावा ग्लोबल प्रैक्टिसेस कैसी कैसी चल रही हैं, वैश्विक प्रथाएं कौन कौन सी हैं, बेस्ट प्रैक्टिस जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा इंडियाज़ की कोई कमेटी अगर रिकमेंडेशन दी है, सेकंड ARC ने कुछ कहा है या कस्तूरी रंगन कमेटी ने कुछ कहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो कमेटी की रिकमेंडेशन मिलेगी। लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। तो कंप्लीट समस्या का समाधान आपको मिलेगा, और मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा आपको उसी एडिटोरियल संबंधित, और एक प्रीलिम्स का भी, मतलब उसी एडिटोरियल से। तो ये दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा, ठीक है। आज मैंने टेलीग्राम में डाला है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सुबह करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, एडिटोरियल को आप पढ़ेंगे, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी ज़्यादा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। शाम को आपको ये MCQ मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन। तो करंट अफेयर का कंप्लीट हमने समाधान कर दिया है आपका। अब आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, ये मैं कमिट कर रहा हूँ कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको डेली बेसिस पर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा स्टैटिक के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज बिना किसी देरी के। ये बताना था, मैंने बता दिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें। आइए बात करते हैं आज का पहले MCQ की।
पहला यहाँ पे एमसीक्यू बात कर रहा है किसके बारे, आईएमओ के बारे में। आईएमओ क्यों न्यूज़ में है मैं आपको बता दूं कि अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि आईएमओ द्वारा ग्लोबल ग्रीन न्यू जो इस टैक्स स्कैम टैक्स उन्होंने उसको बोला है। मतलब क्या है, आपको पता है कि ग्लोबली बहुत सारी शिप क्या करती हैं, कार्बन इमिट करती हैं, और उसको रेगुलेट करने के लिए आईएमओ एक अथॉरिटी, आपको पता होगा आईएमओ के बारे में आपको बताऊंगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वो एक अथॉरिटी है, वो यहाँ पे काम करती है। अब थोड़ा धीमा करा यार। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 2, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय शंघाई में है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, शंघाई चाइना में है। ठीक है, कहाँ पे, शंघाई चाइना में। 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, और 1 2 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बारे में बात कर रहा है, 5 बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, किसके बारे में है ये 5, जॉम्बी डियर डिसीज के बारे में। किसके बारे में, जॉम्बी डियर डिसीज के बारे में। अब क्या वो फ्लोरिडा में जो यूएस में है, हाल ही में वहाँ पे क्रॉनिक वेस्टेड डिसीज की पुष्टि हुई है, जिसे आमतौर पर जॉम्बी डियर डिसीज बोला जा रहा है, उसको लेके यहाँ पे न्यूज यहाँ पे थी। अब अगर आप बात करें स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट कहना चाह रहे हैं इट इज़ कॉज बाई इन्फेक्शन एजेंट नोन एज प्रियोन्स नाम का इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से इसका अगर हम बात करें उसे बोला जा रहा है, प्रियोन्स बोला जा रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे इट अफेक्ट द सेंटर नर्वस सिस्टम ऑफ डियर अल्क एंड मूस, तो जो सेंटर नर्वस सिस्टम है डियर अल्क एंड जो मूस है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो तीसरा यहाँ पे कहना चाह रहा है इट इज जूनोटिक डिसीज कन्फर्म ट्रांसमिट टू द ह्यूमन, ये एक जूनोटिक डिसीज है जिससे जो क्या है ह्यूमंस को भी यहाँ पे फैल जाती है, यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब अगर आप बात करो इसका साइंटिफिक नेम क्या बोला जा रहा है, CWD बोला जा रहा है। इसमें हिरण वगैरह एल्क है, ये सब प्रभावित जाती हैं, और जो हमारा मस्तिष्क है या नर्वस सिस्टम है उसको निगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। अब अगर आप बात इसके जो प्रियोन्स होते हैं, जिसके प्रियोन की बात की जा रही है, वो DNA या RNA नहीं होते हैं, ये गलत तरीके से एक मतलब फोल्डेड प्रोटीन की तरह होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और बहुत ज़्यादा ये क्या इन्फेक्टेड है, मतलब ट्रांसमिटेड है, अत्यधिक संक्रामक इसे माना जा रहा है, इस वजह से चर्चा में था। और अभी भी वर्तमान में इसका ना कोई वैक्सीन बनी है ना टीका बना है, जिसलिए चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ में थी। अगर हम बात करें यहाँ पे जूनोटिक है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, जूनोटिक नहीं है, जानवर से ह्यूमंस में नहीं फैलता है, तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 1 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे किसके बारे में है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा बिराक के बारे में, नेफिथ्रोमाइसिन करके है, उसके बारे में है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, न्यूज़ में क्यों था कि जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक हैं, उन्होंने बताया कि भारत में पहला स्वदेशी इंडिजिनस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन बन रहा है, और वो लगभग बन चुका है। उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है उसको पहले देख लीजिए। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्या कहना चाह रहा है, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल, तो भारत का पहला इंडिजिनस डेवलपमेंट वो है मॉलिक्यूल है। दूसरा इट वाज डेवलप्ड विद द सपोर्ट ऑफ बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च, बिराक के द्वारा इसके सपोर्ट से इसको डेवलप किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है इट इज़ प्राइमरली यूज्ड ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा, इसको वायरल इन्फ्लुएंजा जैसे चीज़ों से लेकर ट्रीट करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो पहले तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, वायरल वगैरह को ट्रीट करने के लिए इसको नहीं बनाया गया है। भारत का पहला नेमेथ्रोमाइसिन विकसित किया गया, उसे बिराक ने बनाया है, और इसके ब्रांड का नाम मिकनैफ करके इसका ब्रांड है। अब ये समाचार में इसलिए था कि पहली बार अगर हम देखें भारत पूरी तरह से इंडिजेनस एंटीबायोटिक एक तरह का डेवलप भारत ने किया, जिसका पर्पज़ क्या है कि जो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम करना, उससे निपटना, ये यहाँ पे इसका पर्पज़ है, इस वजह से ये चीज़ें न्यूज़ में थी। अब अगर आप बात करें यहाँ पे तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तीसरा हट जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, किसके बारे में, असम में बोडो ट्राइब के बारे में क्या न्यूज थी। न्यूज अगर देखो असम में जो बोडो ट्राइब है ना, जो बाथो धर्म को अगर हम बात करें क्या कह सकते हैं इसको, जो बैथोन रिलीजन है बोडो कम्युनिटी में, उसे सेपरेट कोड मिलने वाला है अपकमिंग सेंसस में। जो अपकमिंग सेंसस है उसमें सेपरेट कोड उन्हें मिलेगा, तो उसको लेके यहाँ पे न्यूज़ में था बैथो, और ये सारी चीज़ न्यूज़ में आ गई थी। अब है क्या, अगर देखिए स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले कि इट इज़ ट्रेडिशनल फेथ ऑफ द बोडो कम्युनिटी असम, असम में बोडो समुदाय का पारंपरिक धर्म है। दूसरा द वर्ड बाथो रिफर 5 एलिमेंट ऑफ नेचर, बाथो शब्द 5 तत्वों प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तीसरा द सीजोन प्लांट इज वर्शिप एज द सिंबल ऑफ सुप्रीम गॉड बाथोबराई, सिरजू पौधा सर्वोच्च देवता बाथुरबाई का प्रतीक है। अब इन तीनों के बारे में है। अभी है क्या, बाथु शब्द जो होता है ना वो किससे लिया गया, बोडो से लिया गया। बोडो जो लैंग्वेज आपको पता है, बोडो डोगरी मैथिली संताली हमारी 8 शेड्यूल जो लैंग्वेज है उसमें भी शामिल है। तो अगर हम बात करें तो बोडो भाषा से लिया गया, जिसका बा का अर्थ होता है 5, अतु का अर्थ होता है डीप फिलोसफिकल थॉट या गहन दार्शनिक विचार।
ठीक है ना। तो 5 गहन जो दार्शनिक विचार हैं उसको बाथव बोला जाता है, जिसमें है बर यानी वायु है, एयर है, सन है, अर्थ है, अग्नि है, फायर है या आकाश है, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे पंच तत्व हम लोग सुनते हैं तो उस तरह का कुछ मिलता जुलता यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप बात करें यहाँ पे कि स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा बोडो कम्युनिटी बाथो वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। तो बाथो वर्ड क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करता है बाचो वर्ड, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही बात यहाँ पे करेक्ट है। सिजु पौधा है उसको सर्वोच्च देवता की तरह माना भी जाता है, और ये दोनों स्टेटमेंट भी इसके बारे में यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक। और कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, ठीक है। असम में आपको 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल सब पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर नहीं कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अगला जो स्टेटमेंट है वी राइज इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। कौन सा इनिशिएटिव है, वी राइज इनिशिएटिव। यहाँ पे नीति आयोग ने, जिसे हाल में जो नीति आयोग है उसका जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो फोरम है डीपी वर्ल्ड, उसने एक ज्वाइंट इनिशिएटिव शुरू किया जिसे वी राइज बोला जा रहा है। स्टेटमेंट क्या है कि द इनिशिएटिव वाज लॉन्च ज्वाइंटली बाय नीति आयोग और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म डीपी वर्ल्ड, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया डीपी वर्ल्ड नीति आयोग के द्वारा। दूसरा, इट एम टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्केल बिजनेसेस ग्लोबल थ्रू ट्रेड फैसिलिटेशन एंड मेंटोरशिप। तो मेंटोरशिप और ट्रेड फैसिलिटेशन इसमें मिलेगा। तीसरा, इट इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम, या नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम का पार्ट है। अब राष्ट्रीय गरीबी रोजगार कार्यक्रम का पार्ट है, ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपको डाउट क्रिएट भाई भाई ये NRLRM का पार्ट क्यों हो सकता है ना। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर सकता हो, ये बात एकदम करेक्ट है, इसका पार्ट नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करते हो तो कॉमन सेंस लगा के, तो आपका सही आंसर 1 2 यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम है ना, उसको 2011 में शुरू किया गया था। 2011 में शुरू किया, उसका पर्पज़ क्या था कि ग्रामीण में जो गरीबी है उसको उन्मूलन करना, इकोनॉमिक जो सोशल एम्पावरमेंट या आर्थिक सशक्तिकरण करना, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, इसके अलावा जो इंक्लूसिव बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो कैपेसिटी वो सब भी बढ़ावा देना, इस यहाँ पे इसका पर्पज था, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्कीम शुरू की जा रही है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पे नीति आयोग ने ऐसा कौन सा तीर मारा है यहाँ पे। तो नीति आयोग डीपी वर्ल्ड ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े उसको लेकर यहाँ पे इनिशिएटिव शुरू किया, तो ये जरूरी पता होना जरूरी है आपको। अब ये जो वुमेन अगर आप बात एंटरप्रेन्योरशिप जो फोरम है, एंटरप्रेन्योरशिप जो फोरम WEF अगर हम बोले, तो इसको 2018 में नीति आयोग ने डेवलप किया था। इसका पर्पज़ क्या था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो वुमेन की एम्पावरमेंट है उसको बढ़ाना, एग्रीगेट प्लेटफॉर्म की तरह इसको डेवलप करना, ठीक है। अब जिसमें क्या होता है, फाइनेंस की तरफ जो पहुंच है या मार्केट में कनेक्टिविटी है, स्किल डेवलपमेंट है या कंसल्टेशन जो रिलेटेड जो फैसिलिटी है या लीगल एड है, उनको मिल पाए महिला उद्यमियों को, जो वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे FAO के बारे में। हाल में क्या हुआ कि भारत और FAO ने जो वर्ल्ड फूड डे है, अगर हम विश्व खाद्य दिवस 2025 है, उसमें 80 वर्ष हो गए हैं दोनों के। तो इस वजह से अगर हम देखें यहाँ पे एक त्यौहार ही मना लिया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे न्यूज में थी, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको देख लेंगे। अब अगर आप बात करो कि स्टेटमेंट यहाँ पे इसके क्या कहना चाह रहे हैं, तो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहे हैं FAO के बारे में थोड़ा सा ये जान लो कि FAO का हेडक्वार्टर 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका रोम में है, ठीक। अब ऑप्शन में आ जाते हैं। FAO इज UN स्पेशल एजेंसी दैट लीड्स एफर्ट टू एलिमिनेट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो जाहिर सी बात है UN लेड एजेंसी है, ये भी बात एकदम करेक्ट है। पहली भी IMO भी थी और ये भी है, जिसको मैंने तो आपको स्टैब्लिश तो बता ही दिया कब किया गया था, ठीक है। वर्तमान में अगर आप देखो तो 194 सदस्य हैं। मैंने IMO के बारे में बताया तो उसमें भी आप देखो कितने सदस्य हैं, तो UN में कितने सदस्य हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। 194 के साथ EU भी इसका मेंबर, यूरोपियन यूनियन में मेंबर है, जिस वजह से 195 हो जाएंगे। अब अगर आप बात करो तो इसके बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे सोफो रिपोर्ट करके एक आती है ना, वर्ल्ड फॉरेस्ट को लेके है। इसके अलावा सोफिया रिपोर्ट भी इसकी होती है, ठीक है, जो फिशरीज और एक्वाटिक एक्वाकल्चर के लिए होती है, और सोको रिपोर्ट भी होती है। तो इस तरह का सोफी ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं FAO जारी करता है। यहाँ पे अगर आप देखें भारत और ये जो है इन्होंने अभी क्या किया है, मनाया है इसको, जिस वजह से न्यूज़ में था। भारत अगर बात करें 80 साल हो गए हैं, तो घटा लीजिए कितने से कब भारत इसमें शामिल हुआ था, तो कोई आ जाएगा कि हाँ इस वर्ष भारत इसमें शामिल हुआ था। दूसरा अगर आप देखोगे स्टेटमेंट, इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ FAO, इंडिया जो इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इट्स फ्लैगशिप रिपोर्ट द स्टेट ऑफ, ये सोफी रिपोर्ट के बारे में कह रहा है, जो ट्रैक करता है SDG2 को जो ट्रैक करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि हाँ जो सोफी रिपोर्ट है SDG2 जो हंगर वगैरह खत्म करने के लिए जो इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे खत्म करता है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें क्या, ठीक है, तो SDG2 किसके बारे में, तो हंगर को फिनिश करने के बारे में आपको पता होना चाहिए। SDG1 किसके बारे में, तो पॉवर्टी एलिमिनेशन को लेके है। तीसरा आपको हेल्थ को लेके है, और चौथा एजुकेशन को लेके है। फिफ्थ जेंडर इक्वलिटी को लेके है, और 6 आई थिंक क्लीन वाटर को लेके है। सारे SDG याद होना चाहिए आपको, क्योंकि UPPCS BPSC में कई बार पूछा गया, UPSC नहीं पूछा है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपके पास एक्सप्लेनेशन इसको ही पढ़िए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए, अदरवाइज मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तो कमेंट भी करिए और लाइक जरूर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी